अफ्रीका के वेस्टर्न में बसा एक छोटा सा देश नाइजीरिया, जिसकी कुल आबादी करीब 20 करोड़ है। लेकिन गरीबी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि इनकी कुल आधी आबादी 2 टाइम पर खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली इस कंट्री में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं। यहाँ पे 500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पे बात की जाती है। इसके साथ ही ये मान्यताओं को इतना मानते हैं कि अगर आपने लेफ्ट हैंड से इनसे कभी हाथ मिला लिया या आपने खाना खा लिया तो ये बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाया करते हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा चिड़िया और एनिमल्स इसी कंट्री में पाए जाते हैं। फिर भी ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में आया करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व नाइजीरिया में ही पाए जाते हैं। ये देश कभी गरीब नहीं था, बस इनके रिसोर्सेज का पूरी तरीके से कभी यूज नहीं हो पाया था। और जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से कब्जा किया, उसी तरीके से शेल नाम की एक ऑयल कंपनी ने इस कंट्री में अपने 5 स्टेप से पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। आज यहाँ पे वाटर की ये स्थिति है कि लोगों को कैंसर आमतौर पे हो जाया करता है। इसके साथ ही इस कंट्री का एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इतना एक्सप्लॉइटेशन किया गया कि आज इनकी वाइल्ड लाइफ एकदम खत्म होने के कगार पे आ गई है। इसके साथ ही लोगों के एग्रीकल्चर फार्म अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और लोगों का एक जो सबसे मेन यहाँ पे बिजनेस था फिशिंग, वो पूरी तरीके से आज डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस वीडियो में हम वो सब कुछ बात करेंगे, कैसे शेल नाम की एक कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, उसने नाइजीरिया में एंटर करके सिर्फ 5 स्टेप में लोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया, उनके ऑयल रिजर्व को पूरी तरीके से खाली कर दिया और फिर भी उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं उठा करता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको बिजनेस की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मिल सकती हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने बिजनेस के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Protesters blocked the international airport in Nigeria's Lagos as protests sparked by police brutality brought the city to a halt. We are sad. We are sad because most of us we are lodgers. We are hotellers. Yes, we are hotellers and what we do what is happening. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो शेल एक ब्रिटिश कंपनी है कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंपनीज में से एक आया करती है। जब इन्होंने देखा कि अब हमें किसी और कंट्री में एंटर करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, तो वहां पे इनकी स्ट्रेटेजी नंबर 1 आती है। इन्हें वो लोकेशन चूज करना था जिस कंट्री में रिसोर्सेज का अभी ज्यादा यूज ना किया गया हो। उनके 3 मेन रिसोर्सेज, वहां के लोग अभी स्किल्ड ना हो, इसके साथ ही वहां पे मिनरल्स काफी ज्यादा पाया जाता हो और इसके साथ ही वहां पे ऑयल के काफी बड़े रिजर्व्स हों। और अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज अगर वहां का मेन अर्निंग का सोर्स हो जाए, तब तो इससे कोई अच्छी कुछ बात हो ही नहीं सकती है। इसके साथ ही लोकेशन चूज करने के लिए सबसे पहले शेल ने यह भी देखा कि उस कंट्री को अगर कंट्रोल करना है तो वहां की गवर्नमेंट और वहां की मिलिट्री को इजीली ब्राइब किया जा सके, उनको बहुत ही आसानी से रिश्वत देके उनको अपने काबू में किया जा सकता है। और इसके लिए उन्हें सबसे बेस्ट जो कंट्री दिखाई दी वो थी नाइजीरिया। लोकेशन चूज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है उस कंट्री को अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेबल बनाना। और इसके लिए शेल को उस कंट्री के मेजर एक्सपोर्ट्स को अपने कब्जे में लेना था। और यहां पे नाइजीरिया गवर्नमेंट के लिए सबसे मेजर एक्सपोर्ट था 95% उनके ऑयल रिजर्व्स। शेल ने यहाँ पे नाइजीरिया गवर्नमेंट को बोला कि आप अपने ऑयल रिसोर्स हमको मैनेज करने को दीजिए और इसके बदले में हम आपके लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही हम फॉरेन करेंसी लेके आएंगे और फॉरेन और सारी कंपनीज हमारे साथ साथ इस कंट्री में एंटर करेंगे। ये नाइजीरिया के लिए एक बेस्ट सिचुएशन था, क्योंकि इससे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस आएंगे, उनके लोगों को रोजगार मिलेगा और कंट्री और ज्यादा प्रॉस्परस होती जाएगी। और बाहर के जब कंपनीज आएंगी तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी, जिससे नाइजीरिया गवर्नमेंट काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती थी। लेकिन इसके लिए नाइजीरिया गवर्नमेंट को अपने 1000 से ज्यादा ऑयल वेल्स को शेल के नाम पे देना पड़ेगा, जहां पे शेल का पूरी तरीके से कमांड होगा उस कंट्री के पूरे ऑयल रिजर्व को मैनेज करना। नाइजीरिया के करीब 95% एक्सपोर्ट जो हुआ करता है वो ऑयल से हुआ करता है और पूरे नाइजीरिया की जो टोटल इकोनॉमी है उसका 40% रेवेन्यू इसी ऑयल वेल से जनरेट होता है। तो यहाँ पे अगर नाइजीरिया गवर्नमेंट शेल को एंट्री देती है तो उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करीब 40% अपने रेवेन्यू के लिए शेल के ही ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। और ये एक काफी अच्छा बिजनेस प्लान था शेल का कि कंट्री उनके ऊपर पूरी तरीके से अब डिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि यही इनका स्टेप 2 भी था। लेकिन अगर बाद में शेल नाइजीरिया के लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे, उनको ज्यादा जॉब्स ना प्रोवाइड करे, तो इसके लिए नाइजीरिया गवर्नमेंट उस लॉ को तोड़ भी सकती थी। और यहां अगर बाद में नाइजीरिया गवर्नमेंट इस डील को तोड़ भी देती है तो शेल तुरंत अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी ऑयल का, जिसके बाद इनकी जो 40 से 50% इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। कंट्री में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ जाएगा और लोग बेकाबू हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि शेल के काम बंद करते ही उनका ऑयल का प्रोडक्शन रुक जाता, जिस वजह से एक्सपोर्ट काफी तेजी से गिर जाता और कंट्री का रेवेन्यू काफी तेजी से गिर जाता, जिस वजह से नाइजीरिया को ये सारे सिचुएशन फेस करने होते।
और अगर हम हाइपोथेटिकली ये भी मान लें कि नाइजीरिया अपने रिसोर्सेज को खुद से ऑपरेट करना शुरू कर देती, अपने ऑयल वेल्स को खुद ऑपरेट करने लगती, तो जब उन्हें एक्सपोर्ट करना होता तो पूरे जितने रिसोर्सेज मार्केट में थे उन सब पे कब्जा शेल का था। तो मतलब इनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी शेल की पूरी तरीके से नीड की जरूरत थी। तो इस पूरे एनालिसिस के साथ शेल के साथ डील नाइजीरिया के लिए एक लॉस मेकिंग बिजनेस होने वाला था लॉन्ग टर्म में। लेकिन फिर भी शेल यहां पे एंट्री पाती है नाइजीरिया के अंदर, क्योंकि अब वो अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी लगाती है ब्राइबरी। यहां पे थर्ड स्टेप में शेल ने पूरी तरीके से ब्राइबरी का यूज किया। उन्होंने करीब $1.3 बिलियन नाइजीरिया गवर्नमेंट को दिए। इसके साथ ही $466 बिलियन नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के अकाउंट में डाला गया और उनके पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों में बांटे गए। दोस्तों ये सारे पैसे आए थे नाइजीरिया के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन लोगों तक ये पैसे नहीं पहुंचे और ये सारे पैसे करप्शन में ही चले गए। और इस पैसे को पे करते ही शेल के करीब 245 ऑयल रिजर्व्स के ऊपर पूरी तरीके से नाइजीरिया में कंट्रोल हो गए थे। इसका मतलब है अब नाइजीरिया के पूरे 1/3 तेल का हिस्सा अब पूरी तरीके से शेल के कंट्रोल में था। साल 2010 के बाद करीब 3000 ऑयल स्पिल्स पूरे नाइजीरिया में ढूंढे गए और इस खोज में कंट्री का पूरा वाटर सप्लाई पॉल्यूट हो गया, जिसमें कैंसर कॉजिंग डिजीज आ गए। इसके साथ ही नाइजीरिया के नेचर को काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ। उनका फिश इंडस्ट्री पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, क्योंकि पानी में पाए जाने वाले जितने भी जानवर थे वो पूरी तरीके से मरते जा रहे थे, क्योंकि ऑयल रिजर्व खोजने में जितने भी रिसोर्सेज का यूज हो रहा था उससे कंट्री के सारे जितने वाटर रिसोर्सेज थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। कंट्री का वाइल्ड लाइफ पूरी तरीके से सफर कर रहा था और कंट्री के लोगों के लिए अब ये मुसीबत बनता गया। सिविलियंस का गुस्सा यहाँ पे शेल के ऊपर काफी तेजी से बढ़ता जाता है और यहाँ पे आती है शेल की फोर्थ स्ट्रैटेजी। जब भी शेल कहीं से ऑयल निकाला करती थी तो वहां पे कुछ केसेस में ह्यूमन एरर, एक्सप्लोजन या फिर लैक ऑफ सेफ्टी की वजह से ऑयल स्पिल हो जाता था, जिस वजह से वहां का पूरा वाटर कंटामिनेटेड हो जाता था और वहां का जो लैंड होता था वहां पे केमिकल्स फैल जाते थे, जिस वजह से लोगों को कैंसर कॉजिंग डिजीज हो जाता था और उसी रीजन से वहां पे एनिमल्स की भी डेथ हो जाया करती थी। और इसीलिए नाइजीरिया के आम लोगों का गुस्सा शेल की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे शेल नाइजीरिया में प्रोपोगंडा करना स्टार्ट करती है। उन्होंने शेल के लोगों के खिलाफ मार्केट में एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया। 1960s के टाइम में शेल क्या करती थी कि बड़े जो न्यूज़पेपर होते थे उसमें अपने पेड आर्टिकल्स छपवाती थी, जिसमें ये बताया करती थी कि किस तरीके से शेल एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है। लेकिन नए समय में 2010 के टाइम में शेल ने वेस्टर्न मीडिया में काफी ज्यादा प्रोपोगंडा किया और ये चीजें दिखाई कि किस तरीके से यूके के एनवायरनमेंट को उन्होंने चेंज किया, किस तरीके से नाइजीरिया के एनवायरनमेंट को उन्होंने बेटर कर दिया। इसके साथ ही नाइजीरिया के अंदर जितने भी चैरिटीज और एनजीओज हुआ करते थे उन सब में उन्होंने फिगर आउट किया कि किस तरीके से उनको ब्राइब देके अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है, क्योंकि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं एनजीओ से रिलेटेड होते हैं। तो उन सबको शेल ने अपने साइड से ब्राइब देके, कुछ पैसे देके अपने कंट्रोल में कर लिया। तो यहाँ पे जो लोगों की आवाज उठने वाली थी उन सबको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और यहाँ पे शेल ने मार्केट में एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने बताया कि जितने भी ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं, जो भी तेल बाहर निकल जा रहे हैं, वो नाइजीरिया के लोगों की वजह से है। नाइजीरिया के लोग आके ऑयल वेल्स को लूट लिया करते हैं और उसी लूटने में एक्सप्लोजन हो जाता है और ऑयल स्पिल्स हो जाया करते हैं। तो शेल ने यहाँ पे अब अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू नाइजीरिया के लोगों को इस पॉल्यूशन का पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा दिया। और अब यहाँ पे नाइजीरिया के लोग समझ चुके थे कि हम पूरी तरीके से कोलोनाइज्ड हो चुके हैं एक कंपनी के द्वारा, और अब हमें कोई ऐसा स्टेप जरूर लेना पड़ेगा जिस वजह से हम इस कोलोनाइजेशन से बाहर आ सकते हैं। शेल के इन सब प्रोपेगेंडा का असर बाहरी वर्ल्ड में हो रहा था, जहां वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी दुनिया में शेल का मार्केट में वैल्यू अच्छा था, लेकिन नाइजीरिया के लोगों को एग्जैक्टली पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और यहां पे अब प्रोटेस्ट सड़कों पे आ चुका था। और यहां आती है शेल की 5वीं स्ट्रेटेजी। नाइजीरिया के लोगों ने पहले मास लेवल पे वायलेंट प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहां से कई बड़े लीडर्स निकल के आते हैं और उनको समझ में आता है कि हमें एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना होगा। और यहाँ पे एक बड़े लीडर आते हैं, केन सारू-विवा, जिन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया और एक नॉन वायलेंस अगोनी लोगों के बीच में प्रोटेस्ट करना शुरू किया पूरे नाइजीरिया में। यहाँ पे नाइजीरिया के सीधे साधे लोग ये समझ चुके थे कि ये एक बड़ी कंपनी आके हमारी ही कंट्री में से सारे ऑयल वेल्स को खाली कर रही है, जिसका प्रॉफिट वो लेके जा रही है और हमारी गवर्नमेंट को वो कुछ पैसे दे के चली जाती है, जिससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जितने एनजीओज और चैरिटीज को भी फंड किया था इन्होंने, उनका भी अब कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग अब समझ चुके थे पूरी तरीके से शेल को और अपनी गवर्नमेंट को। उसी बीच यूएन के भी एक बड़ी रिपोर्ट आती है नाइजीरिया के एनवायरनमेंट के ऊपर, जहां पे बोला जाता है कि $1 बिलियन और करीब 30 साल लगेंगे अगर नाइजीरिया के एनवायरनमेंट को फिर से पॉल्यूशन फ्री करना है। तो ये सारी चीजों ने काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया और पूरे मास लेवल पे पूरे नाइजीरिया में प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका था। शेल को किसी भी तरीके से इन प्रोटेस्ट को रोकना था, लेकिन अगर शेल खुद सामने आके इन प्रोटेस्ट को रोकती तो उनका मार्केट में वैल्यू खराब हो जाता। तो यहाँ पे उन्होंने नाइजीरिया की मिलिट्री का साथ लिया। उन्होंने नाइजीरिया की मिलिट्री को इतना ब्राइब कर चुके थे कि वो किसी भी हालत में शेल को सपोर्ट करने को रेडी थे। और यहाँ पे नाइजीरिया मिलिट्री को सड़क पे उतारा जाता है और उन्होंने ढेरों नाइजीरिया के लोगों को मारना शुरू कर दिया।
नाइजीरिया मिलिट्री ने अपने ही लोगों को क्रश करना शुरू कर दिया। करीब 1000 से ज्यादा नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स को ओगोनी लैंड में मार दिया गया। इस 5 साल तक चले लंबे प्रोटेस्ट में या तो प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया या तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं मिला नाइजीरिया के लोगों को। और इसके साथ ही कुछ शेल के ऊपर केसेस भी चल रहे थे कोर्ट में, जिसमें शेल ने कई बार चीफ जस्टिस को भी ब्राइब करने की कोशिश किया था, जिसके बाद कई सारे चीफ जस्टिस हटाए भी गए थे। इसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसपे शेल ने अपनी कुछ जगह पे पॉल्यूशन के लिए गलतियां मानी और उन्होंने $9.5 मिलियन करीब उस कंट्री को देने का बात किया। ये इतना बड़ा पूरे नाइजीरिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था क्योंकि शेल ने पूरे नाइजीरिया को बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्हें कुछ थोड़े ही पैसे देने पड़े कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से। लेकिन आज भी इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद भी नाइजीरिया के लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला है, उनके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। आज भी वहां पे बच्चे माल न्यूट्रिशन के बुरी तरीके से शिकार हैं। शेल आज भी वहीं पे है और प्रोटेस्टर्स अपने गुस्से से आज भी पाइपलाइन या तो तोड़ दिया करते हैं या जला दिया करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल स्पिलेज बार बार होता है नाइजीरिया में, जिसका पूरा नुकसान नाइजीरिया के लोगों को ही झेलना पड़ता है। आज भी नाइजीरिया में बॉम्बिंग के इशू बहुत कॉमन है। इसके साथ ही किडनैपिंग, वायलेंस, ये सब एकदम आम बातें हैं आज की डेट में भी नाइजीरिया में। और इसके पीछे अगर हम गुनहगार देखें तो शेल और नाइजीरिया की गवर्नमेंट ही दोनों पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो अगर इस पूरी केस स्टडी को हम 5 स्टेप में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले शेल ने अपना टारगेट कंट्री चूज किया जहां पे गवर्नमेंट को इजीली ब्राइब किया जा सके और जहां के लोग अभी बहुत ही ज्यादा डेवलप ना हो, और उसके लिए नाइजीरिया उनके लिए सबसे सुटेबल जगह थी। इसके साथ ही सेकंड स्टेप में शेल ने नाइजीरिया के लोगों को और उनकी गवर्नमेंट को अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट बनाया। और थर्ड स्टेप में उन्होंने ब्राइब देने की कोशिश की गवर्नमेंट को, वहां के चीफ जस्टिस को, वहां के मिलिट्री को, जिस वजह से वो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर सके। और जब लोगों का गुस्सा काफी तेजी से बढ़ता गया तो उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू लोगों के ऊपर ही वो सारी बातें डाल दी कि इस पोल्यूशन के जिम्मेदार नाइजीरिया के लोग ही हैं। और फिफ्थ स्टेप में आता है जब प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया, लोग सड़कों पर उतर आए थे, तो उन्होंने नाइजीरिया की मिलिट्री को नाइजीरिया के लोगों से लड़ा दिया। और इस तरीके से शेल पूरी सक्सेसफुली अपना बिजनेस करती रही। तो दोस्तों यहाँ पे शेल ने बिजनेस तो किया, लेकिन ये एथिकल वे ऑफ बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है कि सामने वाले को आप अपनी वो बेस्ट सर्विस दीजिए कि सामने वाला वो पैसा देने के लिए आपको मजबूर हो जाए। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप इस केस स्टडी को लोगों में शेयर भी कर सकते हैं कि नाइजीरिया की रियल हालत लोगों तक पहुंचे।